अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। जय राम, जय जय श्री राम इस सभागार में गूंजना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सम्मान है। जब सूनी आंखों के सपने साकार होंगे तब होगा रामराज। जब रात के अंधेरे डराएंगे नहीं तब होगा रामराज। और मैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप प्लीज मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। जब पिता के वचन का सम्मान होगा तब होगा रामराज, और इसी रामराज की हम संकल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं। जोरदार तालियां, और प्लीज आप अपनी सीट ले लीजिए। तो स्वागत करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक टोकन ऑफ लव देकर, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देकर, क्योंकि राममय माहौल है, राम की गूंज हर ओर है, और कोशिश हो रही है ITV नेटवर्क की कि जो संकल्पना रामराज की है उसको साकार करने का प्रयास हम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे लिए गौरव का क्षण है। और प्रभु राम की इस आहुति में, प्रभु राम के इस संपूर्ण यज्ञ की आहुति में एक हमारी तरफ से योगदान। सर, ये हमारे तरफ से आपके लिए, क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और राम मंदिर का ही एक ढांचा, एक सांचा, प्रभु राम की एक छाप, एक अमिट छाप इस स्मृति चिन्ह में। ये केवल अब स्मृति नहीं रही, क्योंकि बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनके लिए ये स्मृति मात्र थी, लेकिन अब ये स्मृति साकार हुई है, ये सपना साकार हुआ है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी इस सत्र का संचालन करेंगे। कमाल है, ये तो गर्व का विषय है। पटका देना भाई दीपक, इससे बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है। इतिहास बनने में समय लगता है, कई बार सदियां लग जाती हैं, लेकिन जब सदियां लगती हैं तो वो सदियों तक याद रहती हैं। आज देश में इसी तरह का वातावरण है, इसी उत्साह में जो 22 तारीख है, एक इतिहास बनने जा रहा है देश में। और इस उत्साह के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर, 22 तारीख का क्षण हमने लगभग 5 सदी इंतजार किया, और अब वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने जा रही है। अपने शब्दों में हमारे प्रदेश की जनता के लिए ये जो खुशी है, ये उत्साह है, इसको वर्णन कीजिए। बोलो सियावर श्री रामचंद्र महाराज के। देखिए, आपने जो विषय कहा, वास्तव में मन अभिभूत है कि ठीक आज 20 तारीख हो गई है, 48 घंटे के बाद वो क्षण आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा 500 साल तक हमने की है। पांच 500 साल इंतजार, 48 घंटे बाद वो क्षण आएगा जब इस देश का बच्चा अभिभूत हो जाएगा। जोरदार तालियां हो जाएं। सर भावुक हो गए हैं। निश्चित रूप से बड़ी खुशी का क्षण है सर। देखिए, हम पूर्वजों का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस बात को सबसे पहले पहचाना। 1528 का वो साल जब रामचंद्र जी इसके जन्म स्थान को ध्वस्त करके बाबर ने वहां मस्जिद बनवाई, और उसके बाद
सबसे पहले 1853 ईस्वी में जो इसका ऐतराज किया गया, अंग्रेजों का शासन था और उस समय अदालत में ये विषय सबसे पहली बार ले जाया गया। 1857 के बाद भी आज 170 साल हो गए हैं अदालती चक्कर काट काट के अपने समाज के पुरोधाओं ने आखिरी विजय हासिल की। आज मैं पूरे हिंदू समाज को अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि शुभकामना ये देता हूं कि जिस राम राज्य की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, वो राम राज्य वैसे तो कई वर्ष हो गए हैं उसके ऊपर अपना चलना शुरू कर दिया, लेकिन अब तो देश की जनता ने मान लिया है कि वो क्षण जिसके इंतजार थी, वर्षों से जिसका आंदोलन हमारे इस परिवार ने चलाया, 1985 में लगातार उसके बाद तो आंदोलन चलते ही रहे। कभी राम जानकी रथ यात्रा, तो कभी रामशिला पूजन, तो कितने ही प्रकार के आंदोलन, कार सेवकों को लगातार वहां पहुंचने का जो क्रम जारी रहा और जिस प्रकार की यातनाएं उनको दी गई, एक पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो आज वो लाखों करोड़ों लोग निश्चित रूप से इसे अभिभूत हो रहे होंगे 22 जनवरी को, क्योंकि हमारे जो विरोधी मित्र वो मजाक किया करते थे, हमारे ऊपर एक छींटाकसी करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मैं कहता हूं मंदिर बन चुका है, तारीख आ चुकी है, उनको उत्तर मिल गया है। धन्यवाद। ये बड़ी बात है सर, इस क्षण के हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं। हमारे लिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। देश का एक ऐसा भाव जो अब पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन उस संघर्ष को आपने बड़ी करीबी से देखा। बाड़मेर की बात करें, जैसे आपने 85 की बात बताई, बहुत तेज़ी से संघर्ष हुआ, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए। उस संघर्ष को एक बार और हमारे दर्शकों को उस समय जो आपने महसूस किया वो और एक बार साझा हमारे दर्शकों के साथ करिए। देखिए, 80 के दशक में मैं संघ का प्रचारक था। उस समय विश्व हिंदू परिषद ने यह मुहिम चलाई थी कि हमको राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है, वहां एक भव्य मंदिर बनाना है। हमारे एक संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक होते थे मान्यवर मोरोपंजी पिंगले। तो मोरोजी पिंगले के साथ हमारा एक बार जो बैठना हुआ, सब बातचीत हो रही थी, तो उनको लगातार ये विचार आते रहते थे कि इस मुहिम को कैसे तेज किया जाए। एक दिन खाना खाते खाते और जो उन्होंने विचार साझा किया, उनका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि एक बार जनता से आह्वान किया जाए कि यहाँ से कोई चीज़ को या तो भेजें या लेकर जाए और अयोध्या तक लेकर जाए, राम जन्मभूमि तक लेकर जाए। फिर एक बार वहाँ से कोई चीज़ चले और जनता तक आए। तो इतना उनका एक शार्प सोचने का तरीका था। तो इधर से रामशिलाएं भेजी गई, कार सेवक गए और भी कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम किए जो इधर से गए। उधर से राम ज्योति आई, उधर से राम जानकी रथ यात्रा आई। तो ऐसे कितने अभियान, एक बार उधर से इधर आना, एक बार उधर से इधर जाना। तो एक संबंध 80 से लेकर के 91 तक, 91 में भी कार सेवक गए थे, लेकिन वहां एक सांकेतिक कार सेवा करके आ गए थे। उस समय भी हमारे कार सेवकों में मन का एक क्रोध बहुत ज्यादा था। एक हमारे फरीदाबाद के ही कार सेवक थे, जब उनको सूचना दी गई कि इस बार हम सांकेतिक कार सेवा करेंगे और थोड़ा सरयू नदी से रेत ला करके और हम यहां डाल देंगे, सांकेतिक कार सेवा थी। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि ये जो रेत है ना, ये हमारे सिर में डाल दो, यहाँ क्या डालेंगे। इतने दुखी थे। मुहिम चली। मैं उस समय भिवानी में प्रचारक था। भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी तक का ये सारा क्षेत्र संघ के नाते मेरे में था।
हमको ये सूचना मिली कि आपने स्वयं नहीं जाना है बल्कि कारसेवकों को भेजना है। जी। तो हर दिन शाम को एक ट्रेन चलती थी वहाँ से, भिवानी से, और जो फैजाबाद जाती थी। हम शाम को 4 बजे सैकड़ों की संख्या में कार सेवक हर रोज भेजते थे। ये कम से कम 20-25 दिन कार्यक्रम चला और सब विदा करके उनको भेजते थे। यानी एक प्रकार से अपने जीवन की बाजी लगा करके वहाँ से वो चलते थे। मालूम नहीं जिस काम के लिए जा रहे हैं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कोई भी घटना हो सकती है। और फिर 1992 में जिस प्रकार की घटना हुई, ढांचा ध्वस्त हुआ, हम तो वहाँ नहीं गए, हमें जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो गए उन्होंने आके बताया कि वहाँ अधिकारियों ने रोका कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हमको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। लेकिन लोगों में इतना जोश और उत्साह था कि शायद वो वहाँ के आयोजकों के भी हाथ में नहीं रहा और वो ढांचा गिरा दिया गया। और उसके बाद रामलला जी को एक टेंट में वहाँ बिठाया गया। टेंट में रामलला रहें और हम अपने पक्के मकानों में रहें तो किसी को मंजूर नहीं था। लेकिन अंत में हुआ यही कि आखिर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमको अपने हाथ में चीज़ें ना लेकर के कोर्ट के माध्यम से इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो 1992 के बाद लगातार कोर्ट के अंदर चलते चलते कई बार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस विषय को अपने हाथ में लिया, 2 बार उसको बदला गया और अंतोगत्वा 2019 में कब फैसला आया? 2019 में फैसला आया। उस फैसले के बाद मन में उत्साह जागा कि ठीक है, अब जितना एक मान्यता मिल गई, कानून मान्यता मिल गई कि यह स्थान राम जन्मभूमि ही है और उस पूरे क्षेत्र के ऊपर मंदिर बनेगा। हाँ, हम किसी दूसरे पक्ष को भी कोई उनको मन को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय और दिया साथ में कि ठीक है, मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि एक और अलग से उनको दे दी जाए और वो 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा दी गई। तो ये सारा क्रम चला है और उसके बाद अब वो क्षण आ गया है जब देश के समाज के सब अग्रणी लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और समाज का एक बहुत बड़ा सपना ये पूरा होने जा रहा है। बहुत सही बात कही है। कोई भी बड़ा उद्देश्य हो, संघर्ष लंबा होता है, लेकिन पीढ़ियां तक उस संघर्ष की गवाह बनती हैं। सर, 9 साल से कमान आपके हाथ में है। रामराज, आप रामराज को किस तरह से परिभाषित करते हैं? रामराज आपके लिए क्या है? हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, राम जी का जो नाम है वो कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। उस काल में राम जी ने जो कुछ स्थापित किया वो एक हमारे विचार को, एक शाश्वत विचार को प्रस्थापित करने के लिए, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वो सब काम किए जो किसी भी आने वाले काल में किसी व्यक्ति को, राजा को सब करने चाहिए। इसलिए शब्द क्या है? राम राज्य। राम राज्य, अन्याय किसी के साथ ना हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। जो आतताई है, जो अत्याचारी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी मर्यादाएं वो कायम की कि एक आदर्श पति क्या होना चाहिए, आदर्श पिता क्या होना चाहिए, आदर्श भाई क्या होना चाहिए, आदर्श राजा क्या होना चाहिए। इसलिए उनको एक संज्ञा दी गई कि वो मर्यादाओं, यानी पुरुष जो थे जो मर्यादाओं का पालन करे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। बहुत लोग उनको भगवान के नाम से नहीं जानते, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, मर्यादाओं को पालन करने वाले सबसे बड़े उदाहरण के रूप में दुनिया में कोई देखे जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी देखे जाते हैं। रामचंद्र जी को एक राजा, एक व्यक्ति, भगवान ये सब कहते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं राम और राष्ट्र ये पर्यायवाची शब्द है। जोरदार तालियां हो जाए। राम और राष्ट्र राम की पर्यायवाची परिभाषा। राम जी के बिना ये राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम सोते जागते हमेशा राम जी का नाम लेते हैं। जय श्री राम, राम राम जी, कुछ भी हमेशा जब मिलते जुलते हैं सब बोलते हैं। जय राम जी की, जय सिया राम,
कभी कभी जय श्री राम बोलते तो सीता माता को भूल जाते हैं, तो वो जय श्री राम ये भी करते हैं। और दुख में कष्ट में भी राम को याद करते हैं। महात्मा गांधी जी जब मृत्युशैया पर थे तो उनका आखिरी शब्द क्या था? हे राम। उन्होंने उस दुख की घड़ी में राम को याद रखा है। आज सामान्य व्यक्ति की शव यात्रा को हम लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। यानी जीते सोते, खुशी में, गम में, अच्छी घड़ी में राम जी आपका भला करे, राम जी से प्रार्थना करते हैं। तो राम जी के स्वरूप उसी प्रकार के हैं। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान ये हर भारतीय की आवश्यकता भी है, उसकी एक प्रकार से उसका दायित्व भी है। निश्चित रूप से राम का जो हमारे रोम रोम में होना, ये निश्चित ही हम सबके लिए आराध्य तो हैं ही, एक प्रेरक पुरुष भी हैं, एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। लेकिन सर, जो राम के स्वरूप की आपने बात की, अब मनोहर स्वरूप की बात कर लेते हैं कि ये जो रामराज है, विपक्षी कहते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि रामराज के नाम पर हरियाणा में कुछ नहीं हुआ। अब ये भी वो उसका विश्लेषण करने में कहीं भूल कर रहे हैं। नहीं तो हमने जितने 9 वर्षों में काम किए हैं, आखिर राम जी ने गरीबों को गले लगाया, उन्होंने भिलनी को गले लगाया ना। भिलनी को लोगों ने कहा कि राम जी नहीं आएंगे, जो कहानी हम देखते सुनते पढ़ते हैं। भिलनी को विश्वास था कि नहीं, मेरे राम आएंगे, और राम जी उनके घर पहुंचे। उनके चखे हुए बेर, भिलनी के चखे हुए बेर रामचंद्र जी ने खाए। ये कितना आत्मीयता का संबंध है गरीब महिला के साथ उन्होंने बनाया। आज हम भी, जो हमारे प्रदेश का गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति के घर जाकर के उसकी मदद करने का संकल्प है हमारा। हमने संकल्प लिया है, और वो संभव करने के लिए आज की टेक्निक का भी हमने उपयोग किया है। हमने परिवार पहचान पत्र बना करके ऐसे सब गरीबों की पहचान की है। आज मेरे प्रदेश में किस परिवार की कितनी आमदन है, किस परिवार में कितने लोग अस्वस्थ हैं, किस परिवार में कोई दिव्यांग है क्या, किस परिवार में रोजगार करने वाले कौन लोग हैं, किस परिवार को कौन सी सरकारी लाभ मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल रहा है, ये हम फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ढूंढ सके हैं। आज वैसे से परिवार भी हैं जिनकी वार्षिक आय सिर्फ 25,000 रुपये साल है। हमको अजीब लगता है कि 2,000 रुपया महीने में कोई एक परिवार कैसे गुजारा कर रहा है। उसके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। वो गरीब, वो मेरा आराध्य है, वो मेरा भगवान है। ये बड़ी चीज है सर, कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, और यही रामराज है, समान न्याय, समान अवसर। लेकिन सर, अगर रामराज के मायने 9 साल में और क्या कुछ बदले हैं, क्या कुछ हुआ है, वो भी इस प्रदेश की जनता को रामराज के माध्यम से आप बताइए। देखिए, न्याय और अन्याय के विषय में भी हमने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, सामान्यतया किसी व्यक्ति को सरकार से अपेक्षा होती है, आशा होती है कि मेरी स्थिति के अनुसार, मेरी काबिलियत योग्यता के अनुसार मुझे मेरा अधिकार मिलेगा। ये 9 साल पहले मिलता नहीं था। 10 साल पहले हर प्रकार के ऐसे खेल खेले जाते थे जिससे जनता पीड़ित होती थी। यहां क्राइम एक सीमा पर बढ़ा हुआ था, यहां करप्शन एक सीमा पर बढ़ा हुआ था, राजनीति में जाति ये हावी थी। तो उसको करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इसको मैं 3C कहता हूं। और ये 3C दूर करने का काम हमने बीड़ा उठाया। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि पिछले 9.5-10 साल के अंदर 3C का सफाया हो चुका है। और इससे आगे भी कहूंगा कि इन 3C की जननी वो भी एक C है, वो भी एक C है। देश के प्रधानमंत्री जी ने वो आह्वान कर रखा है, निशाना कांग्रेस पे आपका सर, कांग्रेस विहीन भारत की व्यवस्था। इतना जरूर बचा के रखेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कोई एक पार्टी रह जाए।
नहीं तो कई बार ये भी रहता है कि जीरो विपक्ष से भी कई बार भय लगता है, तो थोड़ा बचा के तो रखेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस नेस्तनाबूद हो चुकी है, चाहे देश की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, और आगे भी कुछ इनका बनने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं राम का। देखिए, देश के समाज के भले के लिए अगर राष्ट्र हित में किए गए कामों को यदि कोई राजनीति कहे तो 100 बार कहे, 100 बार कहे। आखिर राजनीति एक नीति है, और नीति क्या होती है? एक राजनीति होती है मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, उसकी जेबें भरे जाओ, ये राजनीति है। एक राजनीति है कि राज करो ताकि सेवा करो, वो भी राजनीति है। राजनीति की परिभाषा ये हमको समझना पड़ेगा। ये राजनीति का वो समय गोल हो गया जब वो राजनीति को किस अर्थ में उपयोग करते थे। उस समय राजनीति के नाते से जो राजनीति करते थे उनको नेता का शब्द दिया जाता था। अच्छा आदमी, भला आदमी, संस्कारित आदमी, उसको कह दिया जाए कि आप नेता हो, वो नेता शब्द से चिढ़ करने लग गया था। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी कह लो, नेता मत कहो। क्योंकि नेता के साथ ऐसे विषय जुड़ गए थे, नेता माने चोर, नेता माने भ्रष्टाचारी, नेता माने कुछ भी उसके साथ शब्द जोड़ देते थे। लेकिन हम लोगों को आभास होगा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, 2013 की ये बात है, आप जैसे एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि मोदी जी चैलेंजेस बहुत हैं, आप जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जब आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है आपके सामने जिसको आप ठीक करने का विचार रखते हैं? उन्होंने भी माना कि हाँ, चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने है कि मुझे अपने बिरादरी की छवि को ठीक करना है। यानी नेताजी की बिरादरी, मोदी जी की बिरादरी का अर्थ क्या? नेता। यानी नेता की छवि ये कितनी दूषित हो चुकी है, इसको ठीक करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और उन्होंने आने के बाद ठीक किया। उन्होंने सामान्य व्यक्तियों को उस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जो अच्छा शासन दे सकते हैं। पुराने उदाहरण दो ना दो, लेकिन हम आज के उदाहरण दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उत्तराखंड, ये अपना राजस्थान में क्या हुआ, और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। जिन लोगों को नेता बना के आगे खड़ा कर दिया, शायद उन्होंने स्वयं भी सपने सोचा होगा कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कम से कम मनोहर लाल ने तो ये नहीं सोचा था कि कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन सर, ये प्रशंसा के लिए नहीं, एक छवि जो बदलने का काम किया है, वो उसका श्रेय आपको भी जाता है। हम कभी कहीं किसी, बहुत सारी ऐसी जगह हम पत्रकारों का मिलना होता है, तो एक बात ये बिल्कुल सामने आती है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब मनोहर लाल तो ईमानदार, ये जो एक आपने एक सेट किया पैरामीटर, निश्चित रूप से आने वाली राजनीति के लिए, आने वाली नेताओं के लिए एक बड़ी सीख है। लेकिन सर, वो कहते हैं कि धर्म राजनीति में होना चाहिए, लेकिन धर्म को लेकर राजनीति होना वो ठीक नहीं है। राजनीति में धर्म रहना चाहिए, हित के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। यहां मैं कहूंगा कि धर्म की व्याख्या भी लोगों को ठीक से समझ नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी में रिलीजन, अगर उसको हिंदी रूपांतर कहेंगे तो वो होता है पंथ, एक होता है धर्म। ये लोग जो राजनीति और धर्म को जोड़ने की बात कहते हैं, ये पंथ और राजनीति को जोड़ने की बात कह देते हैं। धर्म तो हर क्षेत्र का अपना धर्म होता है, हर व्यक्ति का धर्म होता है, व्यवस्था का धर्म होता है। धर्मिति धार्यति, धारण करने योग्य वो धर्म होता है। पिता का एक धर्म होता है, पिता धर्म, भाई का धर्म होता है, भाई धर्म, पुत्र का धर्म होता है, पुत्र धर्म, विद्यार्थी का धर्म होता है, विद्यार्थी धर्म, पत्रकार का भी एक धर्म होता है, पत्रकार धर्म। निश्चित रूप से सर। तो इसलिए धर्म क्या होता है? धर्म एक नीति के साथ जुड़ा विषय है, वो राजनीति के साथ भी जुड़ा है। एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म क्या है, उसको राजधर्म कहेंगे। इसको निभाने का हमारा संकल्प है। हां, एक धर्म निरपेक्ष जिसको कहा है, उसका शब्द का नाम होना चाहिए पंथ निरपेक्ष।
हम किसी पंथ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं कि यहाँ केवल मंदिर में जाने वाले व्यक्ति वही राज करेगा, या मस्जिद में जाने वाला करेगा, या गुरुद्वारे में जाने वाला करेगा, या चर्च में जाने वाला करेगा, या आजकल पंथ और बहुत भी आ गए हैं, सैकड़ों पंथ है। तो राजनीति किसी एक पंथ को जोड़ करके नहीं चलती है। कुछ पश्चिमी देशों में हैं अभी कि वो चर्च को सर्वोपरि मान के चलते हैं, भारत देश ऐसा नहीं है। राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर भले बना है, बन रहा है, आगे चल करके आस्था श्रद्धा सब बनी है, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होगा कि जो संदेश रामचंद्र भूमि से अयोध्या से आएगा वो संदेश सारे देश में चलेगा, ये नहीं होगा। भारत का अपना एक संविधान है, जिस संविधान को यहाँ के सब लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से बनाया है। तो इन चीजों का व्याख्या बहुत आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथ ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर ग्रंथ जो सांस्कृतिक ग्रंथ है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए गीता अपने आप में धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता आचार विचार का एक ग्रंथ है, यानी जिसको पंथिक ग्रंथ कह सकते हैं, वो नहीं है। धार्मिक तो हो सकता है, पंथिक ग्रंथ नहीं है। जैसे कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, उसके प्रति श्रद्धा से सब नतमस्तक होते हैं। गीता में से हमको अपने हमारे करने लायक क्या बातें हैं, वो एक संविधान है हमारा। तो इस नाते से इन शब्दों का जब व्याख्या करेंगे तब ध्यान में आएगा कि धर्म और राजनीति इसमें कुछ मिलन है, कोई एकता है, कोई एक रूपता है, या अलग अलग है। उनको सबको ज्ञान लेना पड़ेगा इस बात का। धर्म एक कर्तव्य है सर की परिभाषा निश्चित रूप से, और हम सबका धर्म होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। सर 9 वर्षों की बात कर लेते हैं। किसान के लिए, जवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह से आप राम राज लाने में सफल हुए हैं? देखिए, इस देश का नागरिक किसी भी व्यवसाय को करने वाला हो या वो किसी भी वर्ग का हो, हमारे लिए देश का नागरिक वो एक सम्मानित नागरिक है। और अगर विशेष तौर पर उसका मैं वर्गीकरण करूं तो एक अमीर है, गरीब है। जाति के हिसाब से मैं कहूं तो जो आपने कहा है कि युवा है, एक महिला है, मानो किसान है, एक गरीब है, इन सबके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। किसानों की आय डबल हो, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। हम हरियाणा में किसानों के लिए कितनी योजनाएं बना रहे हैं। हाँ, किसान की आय बढ़ाते समय जो हमने मर्यादाएं रखनी होती हैं, मर्यादाएं भी हमने शुरू की हैं। किसान चाहता है कि मैं धान ज्यादा बोऊं, लेकिन मर्यादा ये कहती है कि पानी को बचाना है, तो धान की बुआई कम करनी है। हो सकता है किसान के मन मुताबिक की बात ना हो, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए हमने कहा 7,000 रुपये एकड़ हम अलग से देंगे, आप धान छोड़ दो। अब एक तरफ धान की बढ़ोतरी, उपज की बढ़ोतरी, और दूसरे पानी का बचाना। पानी बचाना हमारी मर्यादा बन गई है, क्योंकि अगर हमने पानी नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी को हम केवल जमीन तो दे जाएंगे, अगर जमीन के साथ पानी दे के नहीं गए तो आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी। पानी के बिना जीवन नहीं है। किसान के लिए उसका कोई नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा आती है, उस कंपनसेशन देने में हरियाणा अब इन 9 वर्षों में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। पिछले 10 साल के कांग्रेस के शासन में मात्र 1100 करोड़ रुपया उन्होंने अनाउंस किया, जिसमें से 280 करोड़ रुपए हमने आने के बाद दिया 2015 में। 280 करोड़ दे के भी नहीं गया, लेकिन चलो अनाउंसमेंट उनकी थी, मान लें। वहीं हमने इन 9.5 साल में 11,000 करोड़ रुपया किसान को दिया है, 10 गुना। बड़ी चीज है सर। किसान का कोई खेत अनउपजाऊ ना हो जाए, हर खेत को उपजाऊ करना, उसके अंदर उसकी सॉइल की टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए लाखों की संख्या में, क्या उसको बिजाई करनी है, कौन सा उसका खाद डालना है, ये हमने उसको सिखाया, समझाया है। किसान की उपज, इसकी मार्केटिंग व्यवस्था ठीक हो जाए। हरियाणा की मंडियां आज आसपास के सब प्रदेशों में सबसे बढ़िया मंडियां हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान अपनी उपज को हरियाणा की मंडियों में आके बेचते हैं।
सब प्रदेशों में 2 फसलें सामान्यतः, गन्ना लगाए तो तीसरी फसल ये एश्योर्ड कीमत के ऊपर बिकती हैं। धान है, गन्ना है और गेहूं है। हमने 14 फसलें एश्योर्ड यानी कीमत के ऊपर खरीदनी शुरू की हैं। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। किसान के लिए कई कठिनाइयां आज हमें मालूम है, उनकी कठिनाइयां क्या क्या हैं। खास करके स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटी जोत के किसान, 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़, बल्कि कईयों को तो आधा एकड़ ही रह गया। परिवार बड़े हो रहे हैं, जमीन उतनी है और कुछ जमीन हमारे डेवलपमेंट के कामों में, शहरीकरण के नाते से और धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे किसानों के बेटों को, बच्चों को कृषि के अलावा और जो उद्योग है वो कैसे उसके साथ जुड़ जाएं और अपनी इनकम को बढ़ाएं। चाहे वो मधुमक्खी पालन है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग है, चाहे उसमें मछली पालन है, उसमें फूलों की और सब्जी और फलों की खेती, इसको थोड़े एरिया में भी ज़्यादा अच्छी इनकम हो सकती है। ये सारे काम हम कर रहे हैं जी। लगातार वर्कशॉप चल रही है। युवाओं की बात करते हैं सर। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूर थोड़ा हमारा किसानों के साथ बातचीत चल के हम उनको कन्विंस कर पाएंगे, वो ये है कि जितने केमिकल खाद हैं, केमिकल खाद का उपयोग करने के बाद थोड़ा क्वांटिटी शायद बढ़ती होगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं। आज बीमारों की संख्या केवल ये जो खान पान इसका जहरीलापन हो गया है, चाहे हमारा पानी है, चाहे हमारी सब्जियां हैं, अनाज है, उसमें जो केमिकल अवशेष बच जाते हैं, उसके कारण से शरीर को बीमारियां पड़ रही हैं। अब ये अध्ययन है साइंस का। कैंसर की बीमारी बहुत प्रदेशों में बढ़ रही है, हरियाणा में भी बढ़ रही है। हम इसको ठीक करने के लिए नेचुरल फार्मिंग की ओर जा रहे हैं। उसमें हो सकता है कुछ नए नए प्रयोग करेंगे तो किसान के विरोध को भी हम थोड़ा झेलना पड़ेगा, लेकिन हम ठीक करेंगे। उनको बताएंगे कि समाज हित में आज इसको करना आवश्यक है। ये भी एक मर्यादा हमको आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसलिए आपके माध्यम से बता रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कदम किसानों के हितकारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में हितकारी हैं। हमारे साथ रोहित गौतम और विद्या दावर, ये 2 बच्चे हैं सर। वो आपसे रामराज के विषय में, आपके रामराज के विषय में सवाल करना चाहते हैं। स्वागत। हाँ, रोहित गौतम वहीं से बोल दीजिए। वहीं से बोल दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। सभी से पहले तो मुख्यमंत्री साहब, मेरा ये सवाल है कि जैसे आजकल आपने 3 C's पे बहुत जोर डाल रखा है। 3 C's यानी कि समाज में पहले अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार का समापन, तो जातिवाद, सॉरी, तो क्या यह भी राम राज्य से ही संबंधित है या इसका कोई और अर्थ है? शायद आप अपने प्रश्न में खोए हुए थे, उत्तर की इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। उसकी शुरुआत पहले ही की दे चुका हूं कि 3C, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये 3 भयंकर बीमारियां हरियाणा की थी। बहुत लोगों को ये इस प्रकार की जानकारियां तो पहले से हैं, लेकिन किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इन चीज़ों को हम समाप्त करेंगे। मैं उस दम से और हिम्मत से कह सकता हूं कि उसमें से बहुत बड़े लेवल पर हमने ये चीज़ें समाप्त कर दी हैं, बहुत बड़े लेवल। जोरदार तालियां हो जाएं। विद्या, अपना सवाल ले लीजिए, समय की कमी है। हरियाणा में जब पहली बार मैंने जब चुनाव लड़ा 2014 में, एक नारा दिया था करनाल से, हरियाणा एक, हरियाणा एक। अर्थात लोगों को जातिगत तरीके से सोचने की बजाय ये सोचे मैं हरियाणवी हूं। हरियाणा का जो गौरव है वो मेरे लिए गर्व का विषय है। तो ये जो गौरव हरियाणा का बढ़े, बहुत चीज़ों में हमने स्थान प्राप्त किए हैं। हरियाणा बहुत सी चीज़ों में आज दूसरे प्रदेशों की तुलना में प्रथम स्थान पर है, लेकिन फिर भी और आगे काम करना है। हरियाणा के लोगों के मन में हरियाणा को आगे बढ़ाना ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हम तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे। हरियाणा की बढ़ोतरी में हमारी बढ़ोतरी है। ये हमको कास्ट बेस्ड जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको दूर करके हरियाणा बेस्ड सिस्टम हम इसको अडॉप्ट करेंगे। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, बहुत से हमारे ऐसे पग हमने लिए हैं जिनके कारण से करप्शन का एक बोलबाला थोड़ा कम हुआ है। जैसे नौकरियां हमने मेरिट पर दी हैं, ट्रांसफर्स ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं, ये करप्शन का बहुत बड़ा घर था। ऐसे ही हमने हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया, और एंटी करप्शन ब्यूरो बनाते ही एक आदम ऐसे तो ये चला गया कि अभी तक तो विजिलेंस का मतलब होता है थोड़ा ऊपर से देख रेख करना। विजिलेंस क्या कहते हैं उसको हिंदी में? सतर्कता। सतर्कता। लेकिन अब पकड़ लेती है, सतर्कता नहीं। सतर्कता तो ये है कि केवल देखो,
देखने बाद आगे क्या करना है। करप्शन ब्यूरो का मतलब करप्शन होते ही हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और इसमें भी हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लोग तो ये कहेंगे कि राजनीतिक तौर के ऊपर बदला लेने की भावना है। हम कहते हैं कांग्रेस का व्यक्ति फंसे तो, आम आदमी का फंसे तो, इनेलो का फंसे तो, बीजेपी का फंसे तो, जेजेपी का फंसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। नॉन पॉलिटिकल आदमी, क्योंकि पॉलिटिक का सहारा तो कुछ लोग लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं लगता वो कहाँ जुड़ा हुआ है, और वो तो चढ़ते सूरज को सलाम जैसे होता है, जिसका राज आ जाए उसके पीछे लग लेता है, शायद मुझे संरक्षण मिल जाए। हम किसी को छोड़ते नहीं है, बहुत लोगों को पकड़ा है। और यही रामराज है, इसी को रामराज कहते हैं कि सभी के साथ बुरा है तो बुरा व्यवहार हो। हाँ, विधि डावर सवाल रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने देखा है जैसे हरियाणा में पहले मेल्स और फीमेल्स में के रेशियो में काफ़ी अंतर था और काफ़ी इम्बैलेंस था, असंतुलन था, किंतु आज हम देखते हैं कि काफ़ी सुधार आ गया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस सुधार प्रक्रिया में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बड़ी बेटे, चुनौतीपूर्ण बहुत था अच्छा सर किया। ये। इसके हाँ। लिए हरियाणा बहुत बदनाम था अच्छा। पूरे देश में। ये श्रेय भी आपके रामराज को ही जाता है। देखिए, सत्ता संभालते ही मुझे याद है, हमने अक्टूबर में सत्ता संभाली तो नवंबर में ही एक दिन मोदी जी का फोन आया। उनका कभी एक कार्यक्रम मुझे शुरू करना है। वैसे समस्या तो देश भर की है, लेकिन हरियाणा की समस्या सबसे बड़ी है। मैं भी चौंक गया कि 1 महीना हमें हुआ है, इस समस्या इतनी बड़ी बता रहे हैं, पता नहीं काबू आएगी नहीं आएगी। मैंने कहा बताइए तो। कहने लगे कि देखिए, हमारे यहाँ देश भर में जेंडर रेशो बड़ी गड़बड़ाई हुई है। महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। इसमें हरियाणा को बेटी मारने वाले का प्रदेश ऐसा माना जाता है, और हरियाणा को संभालना है तो एक कार्यक्रम आने वाली 22 जनवरी को 2015 को मुझे हरियाणा में करना है। कहाँ किया जाए? मैंने अपने साथियों से विचार किया तो हमने पानीपत में पहला कार्यक्रम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस समय हरियाणा की जेंडर रेशो 871 थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ वो अब 932 हो गई है। गर्व का विषय है सर। 51 बेटियां 2000 के अंदर जो पहले गर्भ में मार दी जाती थी, उनको बचाने का काम किया है। हम अभी भी और उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कठिनाइयां बहुत आती हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का विषय है। ये कानून बने हुए हैं, एनडीपीएस का एक्ट बना हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी ज़्यादा काम करती है। और साइकोलॉजी कम काम करने के लिए बेटियां भी उतना ही सम्मानित नागरिक हैं जैसा बेटे हैं। तो इसलिए घरों में, खास करके रूढ़िवादी परिवारों में, कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, वो फिर हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। खास करके जो आजकल टेस्टिंग चल पड़ी है, जेंडर टेस्टिंग, इसकी जितनी मशीनें थी उनको सबको जब्त करना शुरू किया। हमें कुछ नकली ग्राहक भी भेजने पड़े डॉक्टर्स के पास पकड़ने के लिए। डिपार्टमेंट सारे एक्टिव करने पड़े, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हमारा WCD जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे सब डिपार्टमेंट्स को आगाह किया और सब ने मिलजुल करके काम किया, और उसके कारण से ये प्रयत्न निकले। हमारे कई अधिकारियों ने बहुत अच्छी रुचि ली, और उस रुचि के कारण से बहुत जगह इसके में हमारे अपने लोगों का विरोध भी सहन करना पड़ा। लेकिन सब विरोध के बावजूद मैं हर महीने उनका जो एक आंकड़ा आता था उसके ऊपर निगाह रखता था, हर महीने, कि इस महीने में क्या स्थिति है, इस महीने में क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले आंकड़े चलते थे कॉरस्पॉन्डिंग मंथ के, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें लगातार हमारी बढ़ोतरी है। जब कभी कोई कमी भी आती है तो उसको सतर्कता से हम उसको ठीक करते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करो। तालियां हो जाएं, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि रही है सरकार की। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से रामराज आप 9 वर्षों से चला रहे हैं, ये आगे भी जारी रहे। सोनल। मुख्यमंत्री जी, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, और अबरार नगमी का एक शेर है कि अदब से, प्यार से, अखलाक से, मोहब्बत से जो दुश्मनी करें उनको भी राम करते चलो। तो जो दुश्मनी करें उनको भी राम करते चलो, और यही संदेश सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर जा रहा है। अब मैं एक एक करके बुलाना चाहूँगी आशीष जैन, जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति हैं,
और डायरेक्टर हैं अल्फा अभिलाषी ग्रुप के। उससे पहले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, आप प्लीज मंच पर आइए। आशीष जैन। एक सूचना ये है कि जैसे 22 जनवरी को तो हम लोग राममय होकर के अपने पूरा दिन भर के कार्यक्रम अपने संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेज में और दिन भर जहाँ भी कहीं ऑनलाइन कार्यक्रम को देखा जा सकता है वो देखना चाहिए। सायंकाल के समय हर परिवार में, घर में और एक दीप प्रज्वलन का काम दिवाली का जो पर्व मनाने जैसा होता है उस प्रकार का करना चाहिए। और आने वाली 8 और 9 फरवरी को हरियाणा के लोगों को अयोध्या जाना है। श्री रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए एक तिथि निश्चित हुई है, उसमें एक स्पेशल ट्रेन भी हम चलाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग जिस प्रकार से जाने की इच्छा प्रकट करेंगे, एक दिन की एक ट्रेन से शायद काम नहीं चलेगा, तो और एक प्रबंध करेंगे, फिर आगे चल करके सप्ताह दर सप्ताह कोई ना कोई व्यवस्था हम बनाएंगे। इसके लिए एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन यात्रा इस प्रकार की योजना भी हमने बनाई है, जिसमें गरीब परिवारों के ऐसे बुजुर्ग, उनका आने जाने का किराया वो सरकार जो है वो देगी। तो इस योजना का भी लाभ ऐसे गरीब परिवारों को मिल सकता है। धन्यवाद। आप प्लीज मंच पर आइए। निश्चित तौर पर ये एक बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि 15 तारीख को हमने एक प्रस्तुति ITV नेटवर्क के द्वारा शुरू की थी और एक भजन किया था कि राम आएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक 30 मिलियन व्यूज़, 3 करोड़ लोग पिछले 5 दिन में ये भजन सुन चुके हैं। और इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ उनका हौसला अफजाई होती रहे, इसीलिए श्रृंखला में कार्यक्रम में कुछ लोग जुड़े हैं, उनका भी आपसे अपार स्नेह हमारे भजन को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। राम आएंगे, और ये हमारी तरफ से, एक इंडिया न्यूज़ की तरफ से आहुति है। और मैं चाहूंगी अब कि आशीष जैन जी आप प्लीज मंच पर आएं। आप प्रसिद्ध उद्योगपति और डायरेक्टर हैं अल्फा अभिलाषी ग्रुप के। इस मुहिम में, रामराज की इस मुहिम में इन तमाम लोगों का योगदान रहा है, सहयोग रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आशीष जैन जी के लिए। केसी शर्मा हैं, चेयरमैन एंड फाउंडर न्यू टेक मेडिकल डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड के। केसी शर्मा जी आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। देवेंद्र गोयल जी CMD हैं शार्प कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड के। देवेंद्र गोयल जी आपको भी हम सम्मानित करते हैं, आपका भी बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन। नवीन गोयल भाजपा पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश संयोजक हैं और इनके द्वारा हर घर में सुंदरकांड पाठ की अलग जगाई जा रही है। रोजाना 11 घरों में सुंदर पाठ करवाए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार काम नवीन गोयल जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां नवीन जी के लिए। दिनेश शर्मा चेयरमैन हैं पिरामिड ग्रुप के, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। और देखिए, सम्मान की इस कड़ी में तालियां बजती रहनी चाहिए, हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। शैलेंद्र शर्मा कार सेवक हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा संघर्ष किया है। बहुत से संघर्षों का परिणाम है कि आज रामलला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की। शैलेंद्र शर्मा जी आप मंच पर आइएगा, कार सेवक हैं। और देखिए कितने कार सेवकों का एक बड़ा संघर्ष रहा है राम मंदिर के इतिहास को जब आप उठाकर देखेंगे। शैलेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर प्रशांत भल्ला प्रेसिडेंट हैं, उनको हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। और डॉक्टर अमित भल्ला वाइस प्रेसिडेंट हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी के। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री रामचरितमानस हम भेंट करते हैं। डॉक्टर प्रशांत भल्ला और डॉक्टर अमित भल्ला आपका भी हम स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सप्रेम भेंट अपनी तरफ से ये देना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने समय निकाला हमारे रामराज कार्यक्रम के लिए।